और तो आज हम देखेंगे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है, राइट, ये शुरू से लेके अब तक इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे हमने बनाई थी थ्योरी को, राइट, कैसे हम कंक्लूड कर पाए थे कि जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे कंक्लूड कर पाए थे। और अगर आप देखो तो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई जो गैसेज होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती हैं जो हमेशा मोशन में है, राइट। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काफ़ी सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। फॉर एग्जांपल प्रेशर जो है आपका, जो आप मेजर करते हो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो रिलेटेड है मॉलिक्यूलर मोशन से, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, राइट। सिमिलरली आपका जो हीट और टेम्परेचर है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। आपका सेकंड लॉ है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मोशन के फॉर्म में, राइट। काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं एक्सप्लेन करना, हीट को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। इनकी काफ़ी अच्छी अपने को समझ आती है जब हम पार्टिकल्स, जो जिन पार्टिकल से कोई गैस बनी हुई थी उसके लेवल पे बात करें तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है और काफ़ी डिफरेंट वीडियोज़ में हम उसकी बात करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता आसान नहीं था, काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी हम लोगों को, राइट। और इसीलिए हम थोड़ा एक ओवरव्यू देखेंगे कैसे हम बिगनिंग से लेकर अब तक कैसे हम इस यहाँ तक पहुँच पाए, राइट, ताकि आपको एक एंड टू एंड व्यू पता लग जाए इस काइनेटिक थ्योरी का। तो ये जो आइडिया है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, ये नया आइडिया नहीं है, ये एक बहुत पुराना आइडिया है, राइट। और इसको आप यानी कि एंशंट ग्रीक, रोमन या इंडियन टेक्स्ट में पता देख सकते हैं। यानी कि वो लोग बोलते थे कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था, इनविजिबल पार्टिकल से बना हुआ था जो हमेशा मोशन में लगे हुए हैं, राइट। और इंडियन लिटरेचर में एक स्कूल ऑफ थॉट था चार्वाक्यास, वो लोग मानते थे इस चीज़ में। और अगर आप देखो काफ़ी डिबेट भी हुआ था यानी कि बुद्धिस्ट लोगों के बीच में और इन लोगों के बीच में। अगर आप 8th सेंचुरी की टेक्स्ट देखो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे मध्यमिका प्रसंगिका हो गया, तो काफ़ी बहुत तगड़ा डिबेट हुआ है बुद्धिस्ट लोगों के बीच में और चार्वाकोस के बीच में रिगार्डिंग नेचर ऑफ रियलिटी। बट एनीवेज, तो वो तो हो गया एंशिएंट वर्ल्ड की बात। लेकिन जो फर्स्ट मॉडर्न प्रपोजल था काइनेटिक थ्योरी को लेके वो डैनियल बर्नौली ने किया था। और डैनियल बर्नौली भी एक स्विस फैमिली से आते थे, बर्नौलीज फैमिली, जिसमें हर तीसरा जो आदमी था वो मैथमेटिशियन ही था, तो काफ़ी फेमस फैमिली थी वो। तो उसने बोला कि भाई जो प्रेशर होता है गैस का, जो आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजर करते हो, राइट, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसमें गैस के, वो उसको कंटेनर को बहुत फोर्स से हिट करते रहते हैं, राइट, और उस फोर्स के कारण ही प्रेशर होता है। ये नहीं, उसने ये भी बोला कि भाई जो हीट और टेम्परेचर होता है उसको भी हम रिलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स, यानी कि हीट और टेम्परेचर जो है वो भी इन छोटे छोटे पार्टिकल के मोशन से इसका कुछ लिंक है, रिलेशन है, राइट। और आप देखो तो ये काफ़ी रेडिकल आइडिया है, मीन कि हीट और टेम्परेचर भी मॉलिक्यूलर मोशन से रिलेटेड होंगे, राइट। ऑफ कोर्स अभी हमको पता है कि भाई ये वो बात सही है, ये सही है, हीट और टेम्परेचर जो है वो रिलेटेड है मॉलिक्यूलर मोशन के साथ। अगेन हम थोड़े वीडियोज़ करेंगे उसमें बात करने के लिए, लेकिन उस टाइम के लिए काफ़ी क्रांतिकारी आइडिया था, राइट। तो इसलिए लोगों ने इसके काम को इग्नोर मार दिया, राइट, क्योंकि लोग उस टाइम पे एक और थ्योरी थी, रिपल्सिव थ्योरी, जो लोग प्रेफर करते थे, राइट। और क्योंकि वो उस टाइम की जो हीट की अंडरस्टैंडिंग थी उससे काफ़ी कंपैटिबल थी। उस टाइम लोगों को लगता था कि हीट जो है वो एक फ्लूइड है जिसको कैलोरिक बोलते थे। जब आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें कैलोरिक डाल रहे हो, राइट। अगर आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो तो उसमें आप कैलोरिक डाल रहे हो, तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ये कैलोरिक है, राइट। और एक और बात मानते थे लोग कि ये जो कैलोरिक जो है ये एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये ब्लू पार्टिकल जो होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये कैलोरिक पार्टिकल जो हैं वो मटेरियल के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास ये 1 2 वो मटेरियल जिसमें आप हीट कर रहे हो तो उसके पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। तो इसकी थ्योरी को इग्नोर मार दिया क्योंकि लोग इसको प्रेफर करते थे, राइट। और कम से कम 100 साल लग गया कि कोई और इसकी थ्योरी पे, काइनेटिक थ्योरी पे कुछ काम करेगा, राइट। लेकिन जिन दो लोगों ने काम किया उसके काम को भी लोगों ने इग्नोर मार दिया। तो वो हमारे दो निगलेक्टेड पायनियर्स हैं, जॉन हैरपेथ और जेम्स वाटरसन। जॉन हैरपेथ ने 1820 में उसने भी बर्नौली की तरह ही कुछ प्रपोजल किया, लेकिन थोड़ा और डेवलप किया उसने उस थ्योरी को, और उसने बताया कि प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी ऑफ द गैस और पार्टिकल्स की वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। सिमिलरली जो जेम्स वाटरसन था वो भी, उसने भी बताया कि भाई प्रेशर होता है, उसने भी कुछ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल के साथ कुछ रिलेशन निकाला। लेकिन दुख की बात यह है कि भाई इन दोनों के जो पेपर्स थे जो उन्होंने सबमिट किए थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को, दोनों के दोनों पेपर्स रिजेक्ट हो गए।
तो हमने अभी देखा कि 1840s तक इस किनेटिक थ्योरी को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, राइट। लेकिन 1840s और 50s में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जिसके कारण इस थ्योरी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया लोगों ने। पहली बात तो ये हुई कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया था, ये हमने बना लिया था कि जो हीट होता है वो वर्क होता है, वर्क जो होता है हीट होता है। और सेपरेट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये जो होल थ्योरी था कि भाई हीट जो कैलोरिक फ्लूइड होता है ये रिजेक्ट कर दिया हमने, विंडो से बाहर फेंक दिया इसको हमने, राइट। और दूसरी बात ये हुई थी कि कुछ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पीपल, प्रभावशाली लोग, उन्होंने किनेटिक थ्योरी को काफ़ी सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और उस पर काम करना शुरू कर दिया था। उनमें से एक आदमी है रुडोल्फ क्लॉसियस, सेम आदमी जिन्होंने आपको सेकंड लॉ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिया था, राइट। तो उन्होंने यानी कि जो आपका प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, इवन टेम्परेचर जो होता है उसको रिलेट किया किसके साथ, मॉलिक्यूलर मोशन के साथ रिलेट किया, राइट। और अपनी थ्योरी के बेस पे उन्होंने क्या किया, कुछ गैसेस के पार्टिकल्स की स्पीड निकाली। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के लिए उन्होंने स्पीड निकाली 492 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। आपकी स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड के लगभग होती है, राइट। तो ये उससे भी ज़्यादा है, राइट। तो इमीडिएटली एक ऑब्जेक्शन आया, क्वेश्चन आया कि भाई अगर आपके पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन भी इतनी तेज़ क्यों नहीं होता। अगर मैं एक एंड में खड़ा हूँ रूम के, मैं परफ्यूम की बॉटल खोलता हूँ और आप दूसरे एंड में खड़े हो तो आपको इमीडिएटली सुगंध क्यों नहीं आती। तो इस ऑब्जेक्शन को आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसने अपनी थ्योरी में थोड़ा चेंज लाया। तो तब तक उसने ये एज्यूम किया था अपनी थ्योरी में कि भाई ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज़ बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। बट अब उसने बोला नहीं यार, इनका कुछ साइज़ होता है जिसके कारण इनका कोलिजन्स होता रहता है, टकराव होता रहता है, जिसके कारण ये बहुत दूर नहीं जा पाते। इवन तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन ये टकराते रहते हैं जिसके कारण इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो ये बहुत दूर नहीं जा पाते, राइट। तो उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मीन फ्री पाथ का, यानी कि दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोई पार्टिकल, उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर और देखेंगे कि भाई पार्टिकल्स पर सेकेंड बिलियंस ऑफ कोलिजन्स होते हैं उनके बीच में, राइट। बट जब उसने ये मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो काफ़ी लोगों को लगा यार अपनी थ्योरी को सेव करने के लिए उसने गोली दे दी हमको, राइट। लेकिन इमीडिएटली इस कॉन्सेप्ट को जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पिकअप कर लिया, राइट। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल वो क्लॉसियस से बेटर मैथमेटिशियन था, तो उसने इमीडिएटली इसको पिकअप करके एक अच्छी खासी थ्योरी बना डाली इसके ऊपर, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ये था उसका कि भाई तब तक क्लॉसियस और जो लोगों ने इसके पहले किनेटिक थ्योरी पे काम किया उनका ये मानना था कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स की जो या पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी मोर और लेस सेम होती है, राइट। बट मैक्सवेल ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होता, इन कोलिजन के कारण से ये टकराते रहते हैं, कोलिजन होता रहता है, इन पार्टिकल्स की रेंज ऑफ वेलोसिटी होगी। उसने बोला एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि इनकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो से लेके बहुत हाई वेलोसिटी पॉसिबल है हर एक पार्टिकल की, राइट। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और हम आगे सेपरेट वीडियो में इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन या देन थी मैक्सवेल की, वो ये था कि उसने किनेटिक थ्योरी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। उसको डील करने के लिए उसने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया किनेटिक थ्योरी में। और वो खाली किनेटिक थ्योरी या फिर थर्मोडायनामिक्स के लिए नहीं, वो पूरी फिजिक्स के लिए बहुत बड़ी देन साबित हुई, क्योंकि जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स था वो इसी के ऊपर बेस होगी बाद में, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, राइट। और फिर हमारे लुडविग बोल्ट्जमैन आ गए, उन्होंने यानी कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकली बताया कि सही है, उसको जनरलाइज किया और अभी हम उसको जानते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी बोल्ट्जमैन की ये थी कि उसने हमको बताया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेकंड लॉ का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एंट्रोपी का मतलब क्या है, राइट। एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। अगेन उसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर ये होता है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उस स्टेट में जाने की ट्राई करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, और वही डायरेक्शन नेचुरल डायरेक्शन होता है किसी प्रोसेस का। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत आई बोल्ट्जमैन को लोगों को कन्विंस करने के लिए कि किनेटिक थ्योरी सही है, ये माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन सेकंड लॉ का सही है, राइट। और मोटे मोटे तौर पे दो बड़े रीज़न थे इस रेजिस्टेंस के। तो उस टाइम पे दो गुट में लोग साइंटिस्ट बंटे हुए थे। एक गुट बोलता था कि हाँ भाई किनेटिक थ्योरी सही है, एटम्स पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और दूसरा गुट बोलता था यार एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते, किनेटिक थ्योरी सही नहीं है, राइट। और रीज़न ये था कि भाई वो बोलते थे भाई अपने को सब कुछ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम मेजर कर सकते हैं, हम लॉज बना सकते हैं, राइट। आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके गेस करने की ज़रूरत क्या है, स्पेकुलेट करने की ज़रूरत क्या है, राइट।
और दूसरी बात ये थी कि जो सेकंड लॉ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिस तरह से बोल्ट्जमैन बोल रहा था, उसका मतलब ये था कि सेकंड लॉ जो है वो स्टैटिस्टिकल लॉ है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे, वो एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। जो सेकंड लॉ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे था उसका मतलब था कि ये एब्सोल्यूट लॉ है, लेकिन ये बोल रहा था कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, स्टैटिस्टिकल लॉ है। और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि यार कोई लॉ प्रोबेबिलिटी के बेस पे कैसे हो सकता है। तो काफ़ी उसको रेजिस्टेंस लगी, रेजिस्टेंस मिली उसको। बट एनीवेज उसने 1906 में सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली बोल्ट्जमैन ने, राइट। उसको इतना पता नहीं था कि एक साल पहले आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया है ब्राउनियन मोशन पे जो प्रूव करेगा कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो 20th सेंचुरी में फिर मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि सही बोल रहा था वो। जो ब्राउनियन मोशन की थ्योरी आइंस्टाइन ने दी थी वो सही प्रूव हुई, एटम की एग्जिस्टेंस प्रूव हो गई, काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे जो काइनेटिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे वो भी प्रूव हो गए सही तरीके से, राइट। तो अभी हमारे पास बिना किसी शक के हमको पता है कि भाई एटम एग्जिस्ट करते हैं और ये जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो सही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।